नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी और उनसे बात करेंगे चुनावों के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां नई मर्चेंडाइज आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जिसका कि लिंक नीचे दिया हुआ है। तो स्वागत है आपका भाऊ जयपुर डायलॉग्स पर एक नमस्कार। बार पुनः। नमस्कार। और आपने देखा बंगाल में पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, और अभी भी ममता दीदी कह रही है कि कालिया चक जो है वो बंगाल में हर स्थान पर होना चाहिए। ऐसा बंगाली प्रेस में रिपोर्ट हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कुछ और घातक कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं नहीं, घातक कार्रवाई जो देखो, चुनाव आयोग को जो अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हमको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। जो जरूरत है वो करते आए, और हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे, स्टेप बाय स्टेप ममता को बैकफुट पर जाना पड़ा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई पिछले, यानी ममता अगर 40 साल से पॉलिटिक्स में है तो उनको एक पता होना चाहिए आपकी लड़ाई किसके साथ है। आप अगर बीजेपी को हराना चाहती है तो आप चुनाव आयोग से क्यों भिड़ गई है? आप सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से क्यों भिड़ गई है? वेस्ट इंडीज के साथ मैच खेलकर आप इंडिया की टीम को नहीं हरा सकते, और ये अलग बैठकर इंडिया की टीम देख रही है कि ये किसके साथ गेम खेल रहे हैं। आपको वोटर के पास जाना है, वोटर को कन्विंस करना है। वोटर लिस्ट के बारे में जो कुछ बचेगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अमित शाह का बेटा जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष है, और वही आईसीसी जो है वो जो टूर्नामेंट करती है उसमें डकवर्थ लुइस नाम का एक रूल है। वो रूल बताता है कि जितने ओवर्स हो गए और उसमें जो तय किया जाएगा रन रेट, वो आपको लाना है, वरना आप हार जाओगे। तो वही बात यहां भी है ना। कौन सा अलग है? जो वोटर लिस्ट होगी, उस वोटर लिस्ट के तहत जो वोटिंग को आएंगे उसमें आधे से ज्यादा या मैक्सिमम आपके खाते में आ जाए, ताकि आपको एमएलए की मेजोरिटी मिल जाए। ये रूल है। ये रूल छोड़कर आप कौन सा गेम खेल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया। आप भीड़ पड़े हो चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक अधिकारी अपॉइंट किए हैं वेरिफिकेशन के लिए, उस पर गुंडे भेज रहे हो। उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ममता की छटपटाहट बता रही है कि ममता हार रही है। और पिछले एक हफ्ते से कम 5 दिन पहले से मैंने मेरा जो मेरा जो असेसमेंट है वो बता दिया है कि ममता ट्रिपल डिजिट क्रॉस नहीं कर रही है। 100 से इस नीचे? बार ममता हारेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ममता 100 के पार नहीं जाने वाली है। ऐसा कैसे आपने निष्कर्ष निकाला? नहीं, मेरा तरीका है ना। मैं पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली चुनाव की तरफ देखता हूं। मैं डेटा देखता हूं, डेटा समझने की मेरा तरीका अलग है। अगर लोगों को आप इतनी गलत बर्ताव से सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो लोग तो तय करते कि भाई इसको तो जाना है, बाकी कोई आए ना आए, हमको उसकी परवाह नहीं है। हमको ममता नहीं चाहिए। इस साइकोलॉजिकल डिसीजन पर अगर बंगाल के लोगों को लाया जा रहा है, अब जो जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें आंकड़े बताए जा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। जी। लेकिन उसमें अगर मुझे लगता है अमिताभ तिवारी का कोई है, वोट वाइप करके, उसका मैं डेटा देख रहा था, यानी जो बता रहे थे देख रहा था। तो 66% लोग उनके सर्वे में अगर बोले कि एसआईआर होना चाहिए था और बिल्कुल सही हुआ है, तो ये क्या बता रहा है? ये ममता को बता रहा है कि तुम गलत रास्ते पर निकल गई हो।
एसआईआर गलत नहीं है, ये अगर ओपिनियन पोल में सर्वे बता रहा है तो उसका मतलब वो है कि ममता को भी पता चल गया कि एसआईआर से अपनी खटिया खड़ी हो गई है। अब ये अमिताभ तिवारी या उसका सर्वे जो है, उनका जो तरीका है वो नहीं बताएगा, लेकिन उस डेटा में क्या देखना है। अगर 66% लोग बोलते हैं कि भाई एसआईआर सही है, तो ममता किस बारे में चिल्ला रही है? अगर आपके वोटर को लग रहा है कि एसआईआर सही है, तो वो एसआईआर करने वाले की तरफ मुड़ जाएगा वोटर। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। बाकी आप कितना परसेंट इसको, कितना परसेंट उसको बोलोगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल, देखो आप गेहूं जहां से खरीदोगे वहां से मैं भी खरीदूंगा, लेकिन पूरी बनानी है, रोटी बनानी है, या और कोई बनाना है, या आप और मैं तय करेंगे ना। तो डेटा में जो कुछ आया है वो डेटा देखकर मैं बोल सकता हूं कि ममता ट्रिपल डिजिट क्रॉस नहीं कर रही। एक चीज और भी देखने में आ रही है, एसआईआर का विरोध तो वो करते करते अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए, सब जगह हार गए, और करीब 88-90 लाख नाम कटेंगे ऐसा लग रहा है। तो जो हमें वहां से जानकारी मिलती है कि इतना ज्यादा ये डराने की कोशिश इसलिए करती हैं कि ये इनका जो है वो डबल पॉलिसी थी। एक तो ये थी कि जितने भी ये वोट हैं, जिसको बोलते हैं एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट, ये सारे इनका जो तृणमूल काडर था ये डलवा लेता था, और दूसरे जिन पे इनको शक होता था कि ये हमें वोट नहीं देंगे, उनको वोट नहीं डालने देता था। ये खास तौर से ये जो ग्रेटर कोलकाता वाला जो एरिया है, जिसमें कोलकाता की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, ये मिला के ये करीब 110 सीटें हैं। यहाँ पर ये पूरा इसका होल्ड था। ये कह रहे हैं कि साहब 99 सीट्स तो यहीं से जीते हैं ये लोग, इसी 109 110 में से। नहीं, एक तो बात यह है कि ओपिनियन पोल जो निकलता है वो पिछले चुनाव के नतीजे के आधार पर निकलता है, जी जो करते हैं। अगर जी। पुराने समय का वोटर लिस्ट नहीं बचा है, उसमें से कुछ 80-90 लाख निकल गए, हम्म और जिस ढंग से इसके पहले के चुनाव होते थे, उस वक्त जिस तरीके की गुंडागर्दी होती थी, फिर गवर्नमेंट मशीनरी जिस तरीके से इस्तेमाल होती थी, ये सब घट गया है, सब घट गया। देखो एक बात है, पिछले चुनाव में इनको मदद करने वाले प्रशांत किशोर थे, उनका एक बयान मुझे याद आता है पिछले 5 साल पहले का, कि हमारी शुरुआत ही 30% से होती है, बीजेपी की 0% से होती है। तो आप सोचो कि 30% पहले ही घट गया है। एसआईआर का मतलब और एसआईआर के खिलाफ ममता दीदी इतनी छटपटा रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण आप समझो कि आपको और बीजेपी को 0 पर लाके रख दिया। जहां से दौड़ना शुरू करोगे दोनों 0 पर हो। ये अगर एसआईआर के कारण हुआ है तो ममता दीदी की झटपटाहट बिल्कुल साफ है कि मुझे तो 30% एडवांटेज शुरू से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मेरा एडवांटेज, मेरा आरक्षण काटा गया है। ये ममता की छटपटाहट है। और इसलिए जिस ढंग से पिछले 8-10 महीने से आरएसएस वालों ने काम किया है, वो पत्रकार या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताते नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया है, बिल्कुल नहीं बताते। बात यह कि 144, मैंने शायद 1.5 महीने पहले कहीं बोला था किसी वीडियो में मेरे या किसी और के, कि फॉर्मूला 144, जो विक्स फॉर्मूला 44 होता था एक समय, आपको याद होगा कि कफ होता है, खांसी जुकाम होता है, तो उस पर असली इलाज क्या है, तो फॉर्मूला 44। तो मैंने बोला था कि बीजेपी ने बंगाल के लिए इस बार 144 फॉर्मूला लाया। तो ये 144 फॉर्मूला ये था कि 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरा स्टडी किया है कि बंगाल में, यानी बीजेपी ताकत से लड़ने लगी, वो तो 14 के बाद से लड़ने लगी है बंगाल में।
तो उसमें 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव हो गए। तो इसमें जो ईवीएम के कारण आपको बूथ वाइज काउंटिंग मिलती है और असेंबली वाइज भी काउंटिंग मिलती है। तो इसमें 144 सीटें ऐसी है कि 5 में यानी 3 लोकसभा 2 विधानसभा मिलकर 5 चुनाव जो हुए, इसमें ये 144 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां बीजेपी ने कभी ना कभी 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 1 नंबर के वोट पाए हैं। तो इन्होंने पहले से तय किया, 8-10 महीने पहले की बात कर रहा हूं, कि ये सीटें तो हमको पूरी की पूरी जीतनी है। 144 ये तो जीतनी है, कुछ भी करो ये तो जीतनी है। उसके बाद कुछ 55-60 सीटें ऐसी कि जो 2000 से लेकर 8-9 हजार के डिफरेंस से बीजेपी हारी है। तो फिर पूरी ताकत अगर लगानी है तो इन 210 सीटों पर लगानी है। और बाकी बची जो मुस्लिम बहुल, उन्होंने देखा है 35 से 70% तक जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां अपने चुनाव चिन्ह पर आने वाले वोट आने चाहिए, अपने नाम पर रहने चाहिए, इसलिए वहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन जीतने के लिए नहीं, लड़ाने के लिए खड़ा करेंगे। मतलब हमारी जो पूरी ताकत है, हमारी जो रिसोर्सेस है, वो 210 सीटों पर लगाएंगे और 210 सीटों में 150 से आगे निकलना है, ये तय करके 10 महीने पहले काम शुरू हो गया। फिर एसआईआर में क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसमें आरएसएस जाती नहीं है, आरएसएस का अपना तरीका है। तो ये अगर सब हम काउंट करके और बाद में एसआर से जो बोनस होगा, ये जो मैंने बोला कि कुछ 84 या 80 सीट्स है जहां मुस्लिम बहुल है, उधर से 2-4 सीटें निकल कर आई तो बोनस है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। और एक बात होती है, हमको लगता है ये है वो है, हमारे यहाँ मुंबई कॉरपोरेशन में अबू आजमी का जो चुनाव क्षेत्र है मुस्लिम बहुल है, वहां से मुंबई में बीजेपी का प्रवक्ता है नवनाथ बन, वो कॉरपोरेशन में उसके गढ़ से चुन कर आया। सब लोग चकित हो गए, अरे ये उसको हारने के लिए खड़ा किया था बीजेपी ने, लेकिन वो वहां से चुनकर आया जहां मुस्लिम वोट की डिवीजन हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस पर बारीकी से, और दूसरी बात, ये जब 8-10 महीने पहले शुरू हुआ, उसके पहले एक एक बूथ का ब्रेकडाउन किया है कि इसमें जमीन वाले कितने हैं, इसमें नौकरी करने वाले कितने हैं, इसमें बेकार कितने हैं, इसमें नए कितने, यानी 15 से 18 से 25-30 वाले कितने हैं, 30 के ऊपर वाले कितने हैं, महिलाएं कितनी है, बच्चियां कितनी है, एक एक बूथ का ब्रेकडाउन करके ये प्लान बनाया और उस पर 8-10 पहले काम शुरू हो गया। तो इतनी तैयारियां अगर बीजेपी ने 8-10 महीने से की है तो उसके साथ लड़ना ममता को जरूरी था, लेकिन ममता गई केजरीवाल के तरीके से, जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगी, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनी रहूंगी। ये अगर ममता का तरीका है तो ममता एक रीति से खुद को हराने पर तुली हुई है, ऐसे मैं मानता हूं। और इसलिए मैंने कहा कि सवाल बीजेपी हराएगी कि नहीं है, ममता ने तय किया है कि 100 के ऊपर मुझे जाना नहीं है। मैंने भी एक थोड़ा सा ये पिछले चुनाव का विश्लेषण किया था, तो पिछले चुनाव का विश्लेषण उसको फिर एसआईआर के साथ मिलाया तो ये देखा कि पिछले चुनाव में जो एवरेज विनिंग मार्जिन था वो 26,794 था, 26,794। और ये जो अभी पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, इसके बाद में हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे एवरेज 30,000 वोट कट रहा है, 30,000 वोट कट रहा है। और 30,000 में से फिर मैंने हिसाब किताब करके कहा कि भाई 65-70% मान लो जो वोट जो इसमें से तृणमूल अपने हिसाब से डलवा लेती थी, ऐसा लोगों का मानना है। लोग तो 90% कहते हैं, मैंने उसको 70 किया, तो वो आंकड़ा 19,000 के आसपास आया। फिर जब मैंने चेक किया तो पता चला कि 19,000 वोट के ऊपर की मार्जिन टीएमसी सिर्फ
48 कॉन्स्टिट्यूंसी में जीती। तो SIR से फर्क तो पड़ना है, तो ये तो एक बड़ा फैक्टर होगा, इसीलिए शायद ममता दीदी जो है वो इतना परेशान हो रही है। नहीं, बिल्कुल। मैं उसको, मैंने क्या बोला आपको, SIR से जो फायदा बीजेपी को मिलेगा वो बीजेपी ने बोनस माना है, वो हक नहीं माना है। आपको ये फर्क समझना चाहिए। आपको वेतन मिलता है, वो वेतन मिलता है, लेकिन दिवाली के लिए हो, दुर्गा पूजा के लिए हो, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, उसको बोनस बोलते हैं। तो बीजेपी ने SIR का जो फायदा मिलेगा वो अलग पकड़ा है, उस पर हमारा हक नहीं है। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ममता हो, और कोई हो, OIC हो, वो हमको दिवाली की बख्शिश देने वाले हैं, वो उसको बीजेपी ने SIR माना। मैं बीजेपी का जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उसके आधार पर आपको बोल रहा हूँ। मुझे पता चला है जो, यानी अब समझो आप कि कम से कम 2 महीने पहले की बात है, मुंबई में मोहन जी भागवत का, RSS के जो प्रमुख है, उनका 2 दिन का सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने 2 लेक्चर दिए थे, व्याख्यान दिए थे, और 2 सेशन सवाल जवाब था। तो उसमें बहुत सारे RSS के लोग भी आए थे, बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह थे। तो वहां 30 साल से नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले RSS के एक नेता मिले थे। तो मैं ये शायद 7-8 फरवरी की बात कर रहा हूं। तो मैंने पूछा था कि भाई क्या हालत है, तो उन्होंने मुझे 7-8 फरवरी को बोला था कि हमने पिछले 8-1 महीने में बंगाल की सिचुएशन 50-50 तक लाकर रखी है। यानी शायद ममता जीतेगी आज की तारीख में, फरवरी 7-8 बोल रहा हूं। 2 महीने पहले उन्होंने बताया कि आज यानी फरवरी के पहले हफ्ते में बंगाल की सिचुएशन 50-50 का मतलब शायद ममता जीते, शायद बीजेपी जीते। लेकिन अगले 2 महीने में हमको बंगाल की सिचुएशन 65-35 पर लानी है। इसका मतलब बीजेपी को 65 तक लेके जाना है और ममता को 35 पर लाना है। तो उसके बाद की ममता की हालत हम देखते हैं, तो अगर 50 से नीचे जाएगी तो ममता दीदी छटपटाएगी। तो जो RSS के नेता ने मुझे कहा था, उसके सबूत ममता दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट दौड़ी, हाई कोर्ट दौड़ी, चुनाव आयोग के बाहर धरना किया। ये सब क्या है कि मेरा 1-1% कट हो रहा है। ये आपको नहीं समझेगा, ममता को समझेगा ना। क्योंकि एक बात है, ममता तो ग्राउंड की नेता है, वो तो राहुल गांधी है नहीं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये ममता को पता चलता है। और दूसरी बात, RSS का प्लान जो था पिछले 8-10 महीने में, वो एक था कि हर वोटर को कम से कम RSS का आदमी 7 बार मिलेगा। एक वोटर को 7 बार मिलेगा कि भाई तुझे वोट करना है, तुझे डेवलपमेंट की जरूरत है, तुझे इसकी जरूरत है, तुझे उसको जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। ये 7 बार एक RSS का इंसान एक वोटर को मिलेगा। इस ढंग से उन्होंने अपनी ताकत वहां लगाई है। अब एक बात मैं मानता हूं कि आपने तय किया 7 बार, ठीक है, लेकिन 7 बार तो होगा नहीं, 4 या 5 बार तो होगा ना। समझना ये जरूरी होता है कि शायद उनका भी टारगेट 4-5 का होगा, लेकिन उन्होंने 7 बार रखा है। आज आपको आकर ओमकार चौधरी मिले, कल जाकर संजय दीक्षित मिले, फिर अभिषेक तिवारी मिले। RSS 7 बार मिलेगा, इतना, इसका मतलब सिर्फ एक इंसान मिलेगा ये बात नहीं है। बात, एजेंडा, नैरेटिव एक ही है, लेकिन बताने वाले 4, 5, 6, 7 बार मिलेंगे, तो उसका एक प्रभाव होता है। और ये टारगेट लेकर वो काम पर निकले हैं 8 महीने से। और ममता ने क्या किया, और इसका फीडबैक तो ममता को मिलता होगा। और इसलिए ममता जो छटपटाने लगी पिछले 2 महीने से, वैसे तो बिहार का चुनाव चल रहा था, SIR चल रहा था, उसी वक्त से ममता दीदी चिल्ला रही थी यहां SIR नहीं होने देंगे। लेकिन जो ना बोल रही है वो होता गया, तो उसका तो परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात ये होती है ना
कि एक सिचुएशन, आप देखो वोट क्या होता है, मेरा उस वक्त का माइंड या पहले से बना हुआ माइंड, अगर आप इस ढंग से काम कर रहे हो कि लोग और परेशान हो रहे हैं, तो उसका तो परिणाम आपको मिलेगा। लोग आपसे तंग आ चुके, परेशान हो चुके, तो यहां से निकलना है तो बाकी कोई आए ना आए, इमरान खान आए चलेगा, शाहबाज नवाज शरीफ चलेगा, लेकिन ममता नहीं चाहिए। इस सिचुएशन में लोगों को लेकर अगर ममता जाती है तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलना है। लोग ममता को हराना चाहते हैं। ये मेरा मेरा जो साइकोलॉजिकल रीडिंग है बंगाल के बारे में, वो इतना साफ है कि लोग ममता को हराना चाहते हैं। और जाते जाते एक लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, जब त्रिपुरा का चुनाव 10-8 साल पहले हुआ था, तो हमारा सुनील देवधर वहां था, महाराष्ट्र का था। तो सुनील देवधर वो वोटिंग खत्म होने के बाद मिला था। तो मैंने पूछा, भाई क्या कर रहा, क्या हो रहा है? बोला बोरा उल्टा हो जाएगा। मैंने बोला कैसे? नहीं आज नहीं, ओपिनियन पोल वगैरह छोड़ो, जिस दिन नतीजे पूरे हो गए तो रास्ते पर की रिएक्शन देखो। मैंने बोला अरे यार, तो वहां तो लोग डरे हुए, वही तो है, डर जब टूट जाता है और उसके बाद फूट जाता है, वो तुम नतीजे के 12 घंटे के बाद देखोगे। और जेसीबी लाकर लेनिन का पुतला तोड़ा गया था, आपको याद होगा। तो मैं 5 मई, 4 मई नहीं, मैं 5 मई का बंगाल देखना चाहता हूँ, हर जगह के कैमरे से देखना चाहता हूँ कि 5 मई में, 5 मई, 6 मई, 7 मई और अगले कुछ दिन बंगाल में क्या होता है, वो देखने जैसा होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, तमिलनाडु में क्या लग रहा है आपका? तमिलनाडु में तो एंटी इनकम्बेंसी है। और वैसे भी देखो, तमिलनाडु को मैं अलग एंगल से देखता हूं, क्योंकि या तो ये डीएमके जीतेगी या वो डीएमके जीतेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ना कांग्रेस जीतने वाली है, ना बीजेपी जीतने वाली है। जीतेगी तो कोई ना कोई द्रविड़ पार्टी जीतेगी। तो सवाल ये आता है कि इस बार अलग क्या है? तो सबसे बड़ी अलग बात यह है कि 5 साल स्टालिन जीतने के बाद एक चीज हो गई है कि तमिलनाडु की राजनीति और चुनावी राजनीति फिल्मों के प्रभाव से निकल पड़ी है। आज जो कोई विजय नाम का उधर का हीरो है, वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में उतरा है, लेकिन उसको उतना रिस्पांस मिलते नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में कमला हसन की बुरी हालत हो गई थी और रजनीकांत आते आते पीछे चले गए। तो एक बात अगर तमिलनाडु में अच्छी हो रही है, तो तमिलनाडु की राजनीति और चुनावी राजनीति फिल्मों के प्रभाव से निकलकर बाहर आ जाती। दूसरी बात, पिछला भी चुनाव हम देखे तो बीजेपी और अन्ना डीएमके अलग अलग लड़े थे, और फिर भी डीएमके और अन्ना डीएमके में बहुत कम फर्क था। मुझे लगता है 4 या 6% का फर्क था। आज अगर बीजेपी और अन्ना डीएमके साथ है और स्टालिन के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, तो मैं मानता हूं कि क्या बोलते एनडीए या अन्ना डीएमके तगड़ी संख्या से जीतेगी। तगड़ी संख्या होगी, सिर्फ मेजॉरिटी नहीं है, बहुत तगड़ी संख्या से जीतेगी। यानी अकेले अन्ना डीएमके को मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन उसके साथ बीजेपी भी होगी। वैसे भी वहाँ तो यही पैटर्न रहा है कि मामला जो है वो चुनाव में एक तरफा हो जाता है, और इक्का दुक्का अगर एक्सेप्शन छोड़ दे तो सत्ता पलटती है, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे पहले केरला में होता था। नहीं, ये एक बात और है, पूरे देश का अगर हम पैटर्न देखें चुनाव का, तो एक बात लोगों ने तय किया है कि ये खिलवाड़ तो नहीं होने देंगे, किसी एक साइड को क्लियर मेजॉरिटी दे देंगे, और नहीं पसंद है अगली बार उसको पलट देंगे, कोई बात नहीं, 5 साल इसको दे देते, लेकिन दूसरे को देखो तो भी फुल मेजॉरिटी देंगे, कुछ गड़बड़ करने का स्कोप नहीं रहेगा। और ये पैटर्न
आज के चुनाव के बारे में हम देखते हैं, लेकिन आगे देखो कर्नाटका में, हिमाचल में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या होगा, यूपी में क्या होगा, ये भी देखो, पंजाब में क्या होगा। तो अगर एक बात स्टेडीली होती जा रही है कि लोग किसी यानी त्रिशंकु नहीं करते, अनडिसाइडेड नहीं रहते, और बंगाल में अनडिसाइडेड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा स्टडी करते हो तो जो जो ओपिनियन पोल आए, बाकी केरल हो या तमिलनाडु हो, आसाम हो, उनके और बंगाल के देखो, बंगाल में एक बात होते कि आप बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के खिलाफ हो, ममता के साथ हो या बीजेपी के साथ हो। तो बीजेपी के साथ कुछ 33% है, 38% या 36% ममता के साथ है, और अनडिसाइडेड कितने, 30% से ज्यादा। असम में, तमिलनाडु में, केरल में अनडिसाइडेड फैक्टर 10 से नीचे होता है, लेकिन बंगाल में अनडिसाइडेड फैक्टर जो है वो क्या बोलता है कि भाई 32%, 33%, इसका मतलब 20% ममता को हराना चाहता है, लेकिन बोलने से डरता है। ममता के हाथ से कमान निकल गई है और वोटर के दिमाग से डर निकल गया, तो कमांडर कौन होगा, सोचो आप। अरे वो तो अब ये जो ममता ने अभी ये करवाया है इधर, और ममता का भी स्टेटमेंट कल ही आ गया था कि ये जो कालिया चक है ये पूरे बंगाल में होना चाहिए। तो उसका लोग यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ममता को ये दिखने लगा कि लोगों का डर निकल रहा है, तो वापस वो डर क्रिएट करने के लिए ममता ने ये किया है। और उससे भी बड़ी बात में, मैंने कल एक वीडियो देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कोई बंगाल के बाहर का है, वो बंगाल घूम रहा है, और उसने अपने मोबाइल पर वहां के टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू लिया, 7-8 मिनट का है। तो उसने एक उसमें बहुत बढ़िया बात बोल दी। वो बोला दिन में ममता के टीएमसी के साथ रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो रात को आरएसएस वाले बन जाते हैं। अब इसको, इस स्ट्रैटेजी को आप क्या बोलोगे? रात के अंधेरे में आरएसएस वाले, बीजेपी वाले बनते, और दिन में टीएमसी का झंडा लेकर घूमते, रात को अपने बस्ती में घर घर घूमकर आरएसएस का, बीजेपी का प्रचार करते हैं। तो ये जो बात हो, एक और मुस्लिम ड्राइवर था, और उसने बहुत बढ़िया बात बोली, हाँ ठीक है ममता ठीक है, हमको बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन एक बात भी मानना पड़ेगा कि हमको भी भूख लगती है, हमको भी रोटी चाहिए, हमको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वोट देकर तो पेट भरने वाला नहीं है, भूख कम होने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया इंटरव्यू था। वो जो ड्राइवर का था, उसका कुछ वजाहत वगैरह नाम उसने बोला, वो बिल्कुल बैलेंस पर बोल रहा था, और बोल रहा था कि बड़े पैमाने पर हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है। टैक्सी में हमारे बैठने वाले लोगों से मैं बात करता हूं, और उससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। ममता ने हमें कुछ दिया नहीं, लेकिन हमको विलन बनाकर ममता ने हिंदू पोलराइजेशन कर दिया। ये उस टैक्सी ड्राइवर का बयान है, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और ये समझना जरूरी है कि अच्छा, दिन में जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो ओपिनियन पोल्स में बंगाल में तो अलग अलग तरह के आ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में लगभग सभी, इक्का दुक्का छोड़ के सभी जो है वो एआईएडीएमके को आगे बता रहे हैं। नहीं है ना, क्योंकि बात यह है ना कि वो भी वहां परिवारवाद आ गया ना, प्रॉब्लम वो है। लोग सोचते कि स्टालिन जाएगा तो उदयनिधि आएगा, या कोई है ना उसका बेटा जो, हाँ, उदयनिधि मारन। हाँ। और दूसरी बात है ना कि नहीं, पिछली क्या क्या बार भी उदयनिधि फर्क स्टालिन, बहुत कम सॉरी। था, फर्क बहुत कम था पिछली बार भी। और उसके बावजूद अगर ये अपने बेटे को पुश करना चाहता है, लॉन्च करना चाहता है, तो बात बिगड़ेगी। और मुझे अजीब लगता है कि ये कोई इंप्रेसिव, पलानी स्वामी कोई इंप्रेसिव लीडर नहीं है, हाँ हाँ हाँ। फिर भी अगर उसको मिलता है, वोट मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है,
इसका मतलब वो अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, अच्छा ऑर्गेनाइजर है। और इसका साथ छोड़कर वो कौन, ओ पनीरसेल्वम तो वहां चला गया, डीएमके के साथ चला गया ना ओ पनीरसेल्वम। हाँ फिर भी ये आंकड़े आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि डीएमके बुरी तरह से हार रही है, बुरी तरह से हार रही है। और एक बार हार गई तो उसके बाद उसकी उबाठा शिवसेना बन जाएगी, उबाठा शिवसेना बन जाएगी। लेकिन एक एक मुझे अच्छा लगता है कि फिल्मों के प्रभाव से तमिलनाडु निकल चुका है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और केरल की बात करें तो मैं मानता हूं कि केरल में पहली बार ये बाइपोलर चुनाव होते थे, उसको सेंध लगने वाली है, बहुत बड़ी सेंध लगेगी। हाँ हाँ हाँ। समझो, कांग्रेस पिछली बार यानी लोकसभा में करीब 19% वोट लाई थी बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी अगर 20 क्रॉस कर जाते, एमएलए कुछ 12-15 हो गए, उससे मतलब नहीं है। कितने चुनाव क्षेत्र में बीजेपी 2 नंबर का वोट लाती है, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, केरला में भी ये बड़े आश्चर्य की बात लग रही है मुझको, ज्यादातर ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि एलडीएफ वापस जीतेगी और राहुल बाबा की पार्टी पीछे रहेगी। अब ये तो फिर बड़ा एक तरह से नहीं, वो राहुल संयुक्त बाबा के कृपा लिए है। तो बहुत भारी घात होगा। एक एक बीजेपी की कृपा है, दूसरी उस पर उससे भी बड़ी कृपा साक्षात राहुल गांधी की है। वो जाएंगे उधर गड़बड़ कर देंगे, जाएंगे वहां गड़बड़ कर देंगे। तो अब दूसरी बात है, कांग्रेस का कोई अब आसाम का देखो ना, एक दिन में एक दिन पहले वो कोई था, उसका नाम मैं बोल, क्या बी से नाम था उनका, वो एमपी अपना एमपी पद छोड़कर बीजेपी के वो असेंबली के टिकट ले रहा है। बोर्डोलाई, तो ये प्रफुल्ल बोर्डोलाई। हाँ, बोर्डोलाई। तो वो प्रियंका भी छोटी बात नहीं है ना। राहुल गांधी अगर जहां कम होता है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, प्रियंका मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसी बात है। तो ये वहां मीटिंग हो गई, तो जिस ढंग से वो लड़ रहे, वो शायद उन्होंने तय किया कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। अब बचेगा का कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, तो बहुत जल्दी कर्नाटक और हिमाचल तो जाने वाला है, हारेंगे जरूर। तो बचेगा तेलंगाना, देश का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक में तो अभी तेलंगाना समय है। कांग्रेस के हाथ में रहेगा। तेलंगाना भी कहाँ हाथ में रहेगा, तेलंगाना में भी तो अभी आपने देखा था ना, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी बराबर आ गई थी कांग्रेस की। तो यही दोनों एक की बात जो है कि कांग्रेस में अगर आप लीडरशिप जो है वो तय नहीं कर पा रहे, आपको जिस ढंग से राहुल गांधी बकवास करते हैं, वो हाउस में खड़े हो गए और खड़ा होकर चाय पिएंगे, क्या ये क्या तरीका है क्या? यानी रूल्स बनाओ, मैं रूल तोड़ने वाला हूं। उन्होंने तो पूरी पार्लियामेंट को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। और ये अगर कोई रोकेगा नहीं, ये बात नहीं भी नहीं है। मैंने बोला ना, 2013 के अगस्त में जयराम रमेश का टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू आया था कि मोदी इज द बिगेस्ट चैलेंज आफ्टर फ्रीडम फाइट फॉर कांग्रेस, ये उन्होंने इंटरव्यू में बताया था। और वही जयराम रमेश अगर चुपचाप राहुल गांधी के पीछे बैठते हैं और गाली गलौज करने वालों को आगे ला रहे हैं, तो शायद उन्होंने तय किया कि हमको पार्टी बचानी है ही नहीं, जल्द से जल्द पार्टी का बोरिया बिस्तर लपेटा जाना चाहिए। और राहुल गांधी को देखकर तो मैं बहुत खुश होता हूं, इतना कॉन्फिडेंस है उनमें, इतना कॉन्फिडेंस है कि मोदी में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उतना कॉन्फिडेंस ठूस ठूस कर भरा है राहुल गांधी में। यानी हार। और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जब 2024 के चुनाव में मैंने किताब लिखी थी, तो मैंने उसको अश्वमेध की कंसेप्ट दी थी। एक एक राज्य खालसा हो रहा है, एक एक राज्य, और इससे भी सावधान होकर ये कुछ नहीं करना चाह रहे।
अब इसके बाद बहुत जल्दी अगले साल यूपी में, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। क्या हाँ, करने वाली है कांग्रेस? पंजाब में तो उसको बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अब क्या करेगी पता नहीं। नहीं नहीं, कोई बच्चा नहीं है। देखो, लीडर लीडर होता है ना, वो मोटिवेट करने वाला चाहिए। पार्टी एनजीओ नहीं होती। राहुल गांधी ने पूरी पार्टी को एनजीओ बना के रखा है कि भाई जाएंगे, आंदोलन करेंगे। कहाँ गए? तो आप मानते बीजेपी हैं को कोई कि चैलेंज बचा नहीं है। सोनिया जो थी वो बेटर लीडर थी राहुल गांधी से? नहीं नहीं, उनको मैं बेटर लीडर नहीं मानता, लेकिन उनको अपनी खामियां कम से कम पता थी। ये खामियों को क्वालिटी समझ रहे हैं। राहुल गांधी की बात ये है कि उनको अपनी जो खामियां हैं वो उनको लगती है मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। मैं भाषण नहीं कर सकता, मुद्दों पर भाषण नहीं कर सकता, तो उनको लगता है कि यही तो मेरी खासियत है, अब क्या करो आप। और पार्टी ऐसे नहीं चलती। देखो, एक बात होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि दो चुनाव के बीच में जो साल होता है, टाइम होता है, वो समय पार्टी चलाने के लिए अपोजिशन में इंपॉर्टेंट होता है। जी। अब जो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हो गया था, उसके बाद ये लोकल चुनाव थे, तो उस वक्त मैंने 2 वीडियो लगातार बनाए कि अभी अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगले 3 साढ़े 3 साल कोई चुनाव महाराष्ट्र में नहीं है। अगर चुनाव ही नहीं है तो क्या करोगे? तो आपको मीडिया के भरोसे पार्टी चलानी पड़ती है, मीडिया के भरोसे। तो सोनिया गांधी जो थी, उनको मालूम था। मुझे याद है, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, उसके बाद वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और एमजे अकबर बीजेपी में आए थे। तो एमजे अकबर ने एक बात बोली थी कि उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत है, जिस दिन बोलेगी सत्यानाश हो जाएगा। और असम में उन्होंने वाजपेयी के संतुलन के बारे में बोला था, याद है आपको? तो उसके क्या बाद क्या याद दिलाएं, याद दिलाएं। सोनिया गांधी भूल समझ गई कि बात नहीं करनी है, मुंह बंद रखना ही लीडरशिप की सबसे बड़ी उनकी तालीम रहेगी। लेकिन राहुल गांधी का उल्टा है, रोज असम में गलत क्या बोलने बोला था के। भाऊ? भूल रहा हूं मैं। वो उन्होंने बोला था कि वाजपेयी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ओ। और इस पर इतना बवाल हो गया था। हम्म। और मुझे अजीब लगता है कि 4 दिन पहले एमजे अकबर ने बोला था उसको मुंह खोलने दो, बाद में देखते उसकी लीडरशिप क्या है। और चौथे दिन जो कुछ गुवाहाटी में उन्होंने पार्टी का सम्मेलन वगैरह किया था, अधिवेशन, उस पर बोलते हुए उन्होंने वाजपेयी के मेंटल बैलेंस पर बोला था और बवाल हो गया। तो कहने का मतलब है कि राहुल की बात अलग ही है। उनको लगता है कि हर दिन कोई नया पागलपन ना करे तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मीडिया में रहना चाहिए, काम हो ना हो, पार्टी हो ना हो, संगठन हो ना हो, बस मीडिया में रहना चाहिए। तो मीडिया में रहते रहते पार्टी का पूरा। अब देखो, महाराष्ट्र में भी बची नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जहां कांग्रेस की सरकार आखिर तक रही। 95 में पहली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार चली गई, वरना देश का एक राज्य ऐसा था कि जहां कांग्रेस कभी हारी नहीं थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज तो वहां कांग्रेस का नामो निशान बचा नहीं है। अभी राज्यसभा का चुनाव था, उसमें उनको क्लेम छोड़ना पड़ा। अब विधान परिषद का एक सीट मिल सकती है अपोजिशन को, उस पर भी दावा करना मुश्किल हो गया कांग्रेस के लिए। क्या करोगे आप? लेकिन अगर आप में हिम्मत नहीं है उठ के राहुल गांधी को चुप कराने की। ममता दीदी ने क्या किया? ममता दीदी केसरी पर गुस्सा हो गई थी और एक दिन उठकर अलग से पार्टी बना ली। ममता दीदी की पार्टी ही कांग्रेस है, वह बंगाल की वाईएसआर कांग्रेस जो है जगन मोहन रेड्डी की, वो क्या है? वो ओरिजिनल कांग्रेस है ना। शरद पवार की पार्टी क्या है? एक तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बचा ली। जो गलती उद्धव कर रहा था, एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना बचा ली है मोदी उद्धव ठाकरे से। तो कोई किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा राहुल गांधी के चंगुल से कांग्रेस को बचाने के लिए। वो लीडर होगा
सोनिया गांधी क्या अच्छी लीडर, क्या बुरी, उसको क्या बोलना। वो चलता रहता है तो चलता रहता है, ऐसे कांग्रेस चल रही थी। सोनिया गांधी ने कोई बड़ी बात नहीं की थी, कांग्रेस अपने आप चल रही थी, उसको चलाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए कांग्रेस 10 साल से सत्ता में आ गई थी। उसमें सोनिया गांधी का कोई योगदान नहीं था। बीजेपी के और अपोजिशन के गलतियों के कारण 10 साल कांग्रेस सत्ता में बैठी। कांग्रेस का रिवाइवल 1984 के बाद हुआ ही नहीं है, बस मरते मरते टाइम निकल गया है। 84 से लेकर, रादर 64 से लेकर 2014 तक कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो डेथ मर रही है। और राहुल गांधी जितना जल्दी मरे तो बाप की प्रॉपर्टी मिल जाए, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आइए आज का सत्र यहीं पर समाप्त करें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाव को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।